नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्क्वायर क्लासेज में। इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पीपीटी के द्वारा बनाया गया है इस बार वीडियो को, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। खुद ही टाइप करना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है इस वजह से, लेकिन मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं तुगलक वंश 1320 से लेकर 1412 ईस्वी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया राजवंश कायम किया जो 1412 ईस्वी तक शासन करता रहा। तुगलक सुल्तानों को करोना तुर्क मीन्स मिस्र तुर्क कहते थे, क्योंकि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के पिता तुर्क थे तथा माता पंजाब की एक हिंदू महिला थी। तुगलक वंश के 3 प्रमुख शासक हुए। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, 1320 से 25 ईस्वी तक रहा था। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। और तीसरा है फिरोज तुगलक, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं, शासक इसके बाद भी रहे हैं, लेकिन उनका कोई खास योगदान नहीं रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो हम समझते हैं पहले गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों का वध करने वाला। अलाउद्दीन खिलजी की नीति में परिवर्तन कर दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उनको स्थायी रूप से दिल्ली में मिला लिया गया। 1323 ईस्वी में उसने वारंगल तथा पाइया राज्य को जीत लिया था। दिल्ली के पास तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर बसाया गया। गयासुद्दीन ने अपने जीवन काल में अपना स्वयं का मकबरा दिल्ली में निर्मित कराया। यह मकबरा पूरी तरह लाल पत्थर का बना हुआ है, किंतु इसका गुम्बद सफ़ेद संगमरमर का बना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सुल्तान के मकबरा लाल पत्थर का बना है तथा उसका गुम्बद सफ़ेद संगमरमर का बना है। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण इसी ने कराया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नहरों का निर्माण किसने कराया है। इसमें तुगलक वंश के तीनों का नाम दिया जाता है, तो नहरों का निर्माण का जो भी श्रेय जाता है सर्वप्रथम में वो इसी को जाता है। फिरोज शाह ने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी, लेकिन शुरुआत इसने करवाई थी। इसका मकबरा तुगलकाबाद में बनाया। इसकी विशेषता यह है कि यह पंचभुजी है, पंचभुजी आकार में इसका मकबरा बना हुआ है। दूसरा देखते हैं आगे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास में अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। इसकी 3 प्रमुख योजनाएं थी। पहला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने चांदी की जगह तांबे के टंके जारी किए और एक टंके का मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा। इसके पीछे का कारण है कि उस समय हिंदुस्तान में चांदी की कमी हो जाना। इससे पहले 2 और शासकों ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया है, ये दोनों पूछे जाते हैं। पहला है कुबलाई खान, इसने कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किया, और दूसरा है मंगोल शासक गजाना खान। तो कुबलाई खान के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कागज़ की मुद्रा का प्रचलन किसने किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसने जो योजना चलाई थी वो थी राजधानी परिवर्तन। दिल्ली की जगह दौलताबाद को राजधानी बनाया। पर्नी ने लिखा है कि इसका कारण यह था कि दौलताबाद साम्राज्य के बीच में था और यहाँ से मुल्तान, मावर तथा सोनारगांव सब लगभग बराबर दूरी पर थे, इसलिए इसने दिल्ली की राजधानी परिवर्तन की। अच्छा, राजधानी परिवर्तन की, लेकिन ये फिर से लौट के आया। राजधानी अगर अकेला राजा परिवर्तित करता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसने क्या किया था कि इसने दिल्ली की राजधानी के साथ साथ पूरी जनता को भी अपने साथ लेकर के गया था। तो दिल्ली से लेकर के दौलताबाद तक का जो सफ़र था इसका 2 महीने का, उस समय गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी। एक तो इसने जाने का समय गलत चुना था, रास्ते में बहुत से लोग बीमार भी हुए थे। हालांकि जो बर्नी है इनके चाचा की भी मृत्यु हो गई थी इस यात्रा में। तो बहुत से लोग इससे दुखी इस वजह से हो गए थे कि अगर राजधानी परिवर्तन करनी थी तो अकेले चले जाते। अच्छा, कब सुनने को ये भी आता है कि उसी साल अकाल भी पड़ा था, तो जो अकाल पड़ा था तो उसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई। एक तो लोगों के पास खाने को लिए वैसे भी नहीं था, ऊपर से इसने राजधानी परिवर्तन की कर दी। हालांकि रास्ते में ये लोगों को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा था, लेकिन फिर भी जनता नहीं चाहती थी कि जनता अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाए। तीसरा है दीवाने कोही की स्थापना। यह कृषि विभाग था। इसके अध्यक्ष को अमीर कोही कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलना था। इसके लिए दिल्ली के आसपास का 60 वर्ग मील का प्रदेश चुना जो बंजर पड़ा था। खाद बीज आदि के लिए 70 लाख टंके की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा इसके लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया। इसने जो पद्धति उपयोग में लाई उसे रोटेशन ऑफ क्रॉप कहा गया। रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसलों को बदल बदल कर बोना। मीन्स इस बार जैसे किसी खेत में गेहूं की फसल अच्छी हो रही है उसने उसे बदलवा दिया। अगर जो फसल अच्छी हो रही है उसी को होने देता तो वो फ़ायदेमंद होती, लेकिन इसने
बदलवाने की वजह से इसे नुकसान हुआ। अच्छा, दूसरा ये हुआ था कि जो 70 लाख टंके की धनराशि स्वीकृत की गई थी, ये इसने स्वीकृति तो कर दी, लेकिन इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था। किसानों का पैसा मिल जाता था, जो इसके देख रेख करने वाले थे उन्हें उनका पैसा मिल जाता था। तो ये 70 लाख टंका था, एक तरफ से मतलब बंदर बांट हो चुके थे इसको, और इस तरह से इसे बांट लिया गया था, इसलिए इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, सांकेतिक मुद्रा इस वजह से फेल हुई थी कि जैसे इसने बोला कि चांदी की जगह तांबे के टंके जारी किए, लेकिन उनकी कोई खास डिजाइन नहीं थी, तो हर घर में टंके छपने शुरू हो चुके थे, तो इस वजह से वो भी फेल हो गई थी। अगर जैसे चांदी की जगह तांबे के टंके इसने जारी करता, तो लेकिन अगर उस पर कोई निशान फिक्स होता या कोई आकार फिक्स होता या वो राजसी टकसाल में छपते, तो शायद वो सफल भी हो जाते। अब देखते हैं इमारतों का निर्माण। तुगलक द्वारा दिल्ली के पास जहांपनाबाद के नाम से एक नगर बसाया। तुगलक द्वारा दिल्ली में आदिलाबाद के नाम से एक नए किले का निर्माण कराया। इसके द्वारा दिल्ली में बिजली नामक मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है बिजली क्या है, तो ये मस्जिद है, दिल्ली में इसका निर्माण कराया। इसकी मृत्यु 1351 में सिंध में स्थित ठट्टा नामक नगर में हुई थी। सुल्तान जनता में इतना बदनाम हो गया कि बदायूनी ने लिखा है कि इस प्रकार सुल्तान जनता से मुक्त हो गया तथा जनता सुल्तान से मुक्त हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की विदेशी नीति। तो मंगोल आक्रमण, एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ था जिसे तरमासरीन के नेतृत्व में किया गया। अफगानिस्तान में स्थित खुरासान फारसी साम्राज्य का एक हिस्सा था। इस समय यहाँ का शासक अबू सईद था। तुगलक ने मंगोल नेता तरमासरीन तथा मिस्र के शासक के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनाया था तथा 3,70,000 की सेना इकट्ठी की तथा उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन दिया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किस शासक ने सेना को अग्रिम वेतन दिया था। इसका दूसरा अभियान था कुर्चिल अभियान। खुसरो मलिक इस अभियान का सेनापति था। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम मलिक रज्जब था तथा इसकी माता भाटी शासक राजा रणमल की पुत्री थी। इसके काल को प्रशासनिक सुधारों का काल कहा जाता है। यह पहला और एकमात्र शासक था जिसने अपनी नीति में पूर्णतः मुस्लिम कानून शरीयत का अनुसरण करने का प्रयास किया है। तो इतिहास जो भी हमें बताता है वो कुछ तथ्यों के साथ बताता है। इसने बोला है कि इसने मुस्लिम शासन शरीयत को लागू किया था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण था। इसका कारण था कि इसकी माता हिंदू शासक थी और उस समय जो ऊंचे ऊंचे पदों पर जिन्हें अमीर कहा जाता था, उन लोगों की नज़र से बचने के लिए कि अगर ये मुस्लिम शरीयत को लागू ना करता, अगर हिंदुओं को थोड़ी सी भी ये छूट देता, तो उन लोगों को लगता कि ये हिंदुओं की तरफ पच रहा है क्योंकि इसकी माता मुस्लिम हिंदू है। तो इस वजह से इसने अपने शासन में शरीयत लागू की, जिससे उनकी नज़र में ये मैसेज जाए कि हाँ ये मुस्लिमों का हितैषी है। इसलिए उसने ये कानून अपनाया। उसने उन प्रथाओं पर रोक लगा दी जिसको कट्टर धर्मशास्त्री गैर इस्लामी मानते थे। जैसे संतों की मजार पर इबादत के लिए मुस्लिम स्त्रियों पर रोक लगा दी। जजिया एक अलग कर बना, पहले इसे मालगुजारी का हिस्सा होता था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, जजिया पहले किसका हिस्सा था, तो यह मालगुजारी का हिस्सा था। इसी ने आके जजिया को अलग किया था। तीसरा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। चौथा, महल के अंदर सभी भित्ति चित्र खुरचने का आदेश दिया। भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पर चित्र होते हैं उनको सबको इसने खुरचवाने का आदेश दिया। हिंदू ग्रंथों को संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का कदम उठाए। इसके शासनकाल में अनेक संगीत, आयु विज्ञान और गणित के अनेक ग्रंथ संस्कृत से फारसी में अनुवाद किए गए। इसने अनेक मानवतावादी कदम उठाए। उसने चोरी और दूसरे गुनाहों के लिए पहले जो सज़ा दी जाती थी, जैसे चोरी कर रहा है कोई और दूसरे गुनाह किए, तो उनके हाथ पैर या नाक आदि काट दिए जाते थे, उनको बंद कर दिया गया। गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनवाया। इसने अपनी राजधानी में ही बनवाया था अस्पताल, इसे दारुल शिफा कहा जाता था। बेरोजगारों के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए उसने दीवाने बंदगान बनवाया, एक नया विभाग बनवाया। गरीब और असहायों के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की। गरीब की बेटियों के लिए दहेज भी देता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने दहेज दिया था। इसने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाने का कार्य किया कि राज्य को विभिन्न करों से कितनी वार्षिक आय होती है। इसके लिए उसने हुसामुद्दीन जुनैद नामक अधिकारी को नियुक्त किया, जिसने 6 वर्षों में विभिन्न प्रांतों का दौरा कर राज्य की आय 6,75,00,000 टंका निर्धारित की। मीन्स 1 साल में से इतना कर मिलता था। अब इसकी कर प्रणाली के बारे में समझते हैं। इसने सिर्फ उन्हीं 4 करों को लगाया जिनको मुस्लिम कानून के अनुसार एक सुल्तान को जनता से वसूलना चाहिए। पहला जकात, दूसरा
खम्स, तीसरा जजिया, चौथा खराज। इसने 24 करों को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितने करों को इसने समाप्त किया था। नहरों का निर्माण देखते हैं। इसने नहरों के निर्माण के लिए एक नया नहर विभाग स्थापित किया जिसका अध्यक्ष बाब ज़्यादा कहा जाता था। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया जिसमें 2 प्रमुख हैं। पहली है उलूग खानी, इसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया है। दूसरी है रजबाही नहर, अपने पिता रज्जब के नाम पर रखा। इसने दिल्ली के आसपास फलों के 1200 बाग लगवाए जिसमें केले व सफ़ेद अंगूर तथा सूखा मेवा पैदा किया जाता था। इसने राज परिवार तथा जनता के लिए आवश्यक वस्तु उत्पादन के लिए 36 कारखाने लगवाए। ये 2 प्रकार के कारखाने थे। पहला था रातबी, दूसरा गैर रातबी। कारखानों का अध्यक्ष मुतसर्रिफ नामक अधिकारी होता था। अब देखते हैं इसके निर्माण कार्य। तो फिरोज का निर्माण कार्य। तुगलक काल में निर्मित इमारतों की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है तुगलक काल में सभी इमारतों के दीवारें ढलवा बनाई गई थी। दूसरा है दरवाजे अधिक ऊंचे बनाए जाते थे। सर्वाधिक इमारतों का निर्माण फिरोज तुगलक के समय में कराया गया। अनेक नगरों, महलों, मकबरों आदि का निर्माण कराया। कहा जाता है इसने करीब 100 से ऊपर नगरें बसाए थे। लेकिन प्रमुख 5 नगर देख लेते हैं। पहला हिसार, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा जौनपुर, चौथा फिरोजपुर, 5वां फिरोजाबाद दिल्ली के पास है, जिसमें फिरोज शाह कोटला नामक एक किला बनवाया। फिरोज के समय निर्मित सबसे प्रमुख इमारतें खाने जहां तेलंगानी का मकबरा माना जाता है जिसका निर्माण 1371 ईस्वी में खाने जहां तेलंगानी ने अपने पुत्र खाने जहां जौना शाह ने बनवाया। खाने जहां तेलंगानी के होना चाहिए यहाँ पर ने की जगह, ठीक है। दूसरा, यह भारत में बना पहला मकबरा था जो अष्टकोणीय पद्धति पर बना हुआ है। एक अन्य इमारत फिरोज के पुत्र फतेह खां का मकबरा जिसे कदम शरीफ के नाम से जाना जाता है। फिरोज द्वारा दिल्ली में 3 मस्जिदों का निर्माण कराया गया। पहली जुमा मस्जिद, दूसरी खास मस्जिद, तीसरी चौबुर्जी मस्जिद। तो ये तीनों मस्जिद हैं। फिरोज के समय खाने जहां जौना शाह ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया। पहली खिड़की मस्जिद, दूसरी कालूसराय की मस्जिद। तो ये मस्जिदों के नाम पूछ लिए जाते हैं तो इनको याद रखा जाए। बिजली भी मस्जिद का नाम था, खिड़की भी है, खास भी है, चौबुर्जी मस्जिद भी है, कालूसराय, सब मस्जिद हैं। फिरोज की दासों में गहरी रुचि थी। इसके समय में दासों की संख्या 1,80,000 हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से 1412 ईस्वी तक रहा था। अब थोड़ा इसके करों के बारे में समझ लेते हैं। हमने 4 कर पढ़े लेकिन उनके बारे में देखते हैं। फिरोज के समय जनता से वसूले जाने वाले कर। पहला है खराज। भूमि कर को कहा जाता था, जिसे खराज कहा गया। खराज और उस्र में क्या फ़र्क है? एक उस्र नाम का भी कर लगता था। तो समझते हैं कि गैर मुस्लिम हिंदू किसानों से लिया जाने वाले कर को खराज कहा जाता था। यह उपज का 10% से लेकर 50% तक लिया जा सकता था। किंतु सल्तनत काल में सामान्यतः गैर मुस्लिम किसानों से भूमि का लगभग 1/3 भाग लिया जाता रहा था। अलाउद्दीन एकमात्र ऐसा दिल्ली शासक था जिसने भूमि कर की दर को 1/3 से बढ़ाकर 50% तक कर दिया था। उस्र मुस्लिम किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उपज का 10% लिया जाता था। दूसरा देखते हैं खम्स। युद्ध में प्राप्त लूट के माल का 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। इसे ही खम्स कहा जाता था और बाकी 4/5 भाग को सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और बिन तुगलक के द्वारा उसने उल्टा कर दिया, क्योंकि उसने उनके समय में लूट के माल का 4/5% राजकोष में जमा किया तथा 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो यह भी सैनिकों के बीच एक असंतोष का कारण बना था। तीसरा देखते हैं जजिया। यह कर मुस्लिम राज्यों में गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया बच्चों से, महिलाओं से, वृद्ध से, अपाहिजों से तथा ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। किंतु फिरोज शाह ने ब्राह्मणों से भी जजिया को लिया था। इसकी 3 दरें थी। पहला है उच्च वर्ग, 48 दिरहम प्रति वर्ष लिया जाता था। दूसरा है मध्यम वर्ग, जिससे 24 दिरहम प्रति वर्ष लिया जाता था। और तीसरा है निम्न वर्ग, इससे 12 दिरहम प्रति वर्ष लिया जाता था। अब दिरहम क्या था? यह ईरानी सिक्का था। 4 दिरहम बराबर 1 रुपया माना जाता था। देखते हैं अगला ज़कात। इस कर को मुसलमानों से वसूला जाता था। प्रत्येक मुसलमान को अपनी संपत्ति का 2.5% ज़कात के रूप में देना पड़ता था। ज़कात से होने वाली आय केवल धार्मिक कार्यों पर ही खर्च की जाती थी। जो संपत्ति ज़कात से मुक्त होती थी उसे निसाब कहा जाता था। धार्मिक कार्य भी सिर्फ मुसलमानों के लिए जो किए जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए नहीं।
इसके अतिरिक्त फिरोज द्वारा एक और कर लगाया गया जिसे अफे सर्व कहा जाता था। यह कर उन किसानों से लिया जाता था जिनके द्वारा खेतों की सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती थी। यह उपज का 10% होता था। एक और कर आया है तरकात। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती थी तब उसकी संपत्ति राजकोष में जमा कर ली जाती थी, तो उसे ही तरकात कहते थे। तो थैंक यू आज के लिए।